नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइजर, AAO, IBPS, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, फसल चक्र एवं सिद्धांत, फसल पद्धतियां एवं फसल प्रणाली, इस पर 1 से लेके 102 क्वेश्चनों तक, 101 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 102 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इंटरक्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है। ठीक है, आपको बताना है इंटरक्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर बोना, 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना, या 1 से अधिक फसलों को उसी क्षेत्र में कई वर्ष में बोना, या कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए इंटरक्रॉपिंग का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना, इसी को हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसकी परिभाषा लिखी हुई है। यह एक बहुफसली खेती का प्रकार के अंतर्गत आता है। इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे इंटरक्रॉपिंग का तात्पर्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एले क्रॉपिंग का तात्पर्य बताना है। एले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या होता है। ऑप्शन देखेंगे, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच चारागाह उठाना, या शीघ्र बढ़ने वाले पौधों की दूरी पर लगाई गई 2 पंक्तियों के बीच फसल उगाना, या सी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच केवल लघु अवधि वाले खड़ी फसल उगाना। डी ऑप्शन है, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच केवल चारे की फसलें उगाना। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। एले क्रॉपिंग का तात्पर्य होता है दोस्तों कि शीघ्र बढ़ने वाले पौधों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच फसल को उगाना। ठीक है, यही होता है एले क्रॉपिंग का तात्पर्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, या उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताना है वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक कौन से राज्य का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की भूमि पर एक वर्ष में 2 या 3 फसलों की बुआई की जाती है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है, क्योंकि अन्य राज्यों में साल में एक भूमि पर 1 या 2 फसलें ही बोई जाती हैं। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। मूंगफली प्लस अरहर और यहाँ पर गन्ना, फसल चक्र की सघनता होगी। आपको बताना है फसल चक्र की सघनता कितनी होगी। 150%, 200%, 250% या 300%। तो यहाँ पर जो निकालेंगे तो 3 क्रॉप्स कितनी है, 3 क्रॉप्स हैं। समय कितना लग रहा है, 2 वर्ष का लग रहा है, इंटू कितना कर देंगे 100। ठीक है, तो इस प्रकार से जब निकालेंगे तो 150% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 150%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106। 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं। मिश्रित क्रॉपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, या बहुफसली क्रॉपिंग कहते हैं। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दियारा भूमि है। दियारा भूमि कौन सी है।
समुद्री पानी से भरी जमीन, नहर के दोनों तरफ का क्षेत्र, बालू के तूफान से निर्मित जमीन या नदी के किसी भी किनारे पर स्थित क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से भर जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दियारा, यानी कि नदी से किसी भी किनारे पर स्थित क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से भर जाता है, इसी को कहते हैं दियारा। ठीक है, दियारा कहा जाता है इसको। यहाँ पे देख सकते हैं दियारा यानी कि भूमि का एक प्रकार का उदाहरण है। दोआब क्षेत्र है जो कि जलोढ़ मृदा से बना होता है। यह भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें फसल अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? डोनाल्ड के द्वारा, एस्टिन के द्वारा, या मेयर्स तथा एडरसन के द्वारा, या स्वामीनाथन के द्वारा। तो पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये सीएम डोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109। 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। समांतर सहफसली खेती का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? चलिए ऑप्शन देख लेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। समांतर सहफसली खेती का कौन सा एक अच्छा उदाहरण है, तो इसमें से बताना है आपको। ऑप्शन चलिए देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का प्लस सोयाबीन, आलू प्लस सरसों, गन्ना प्लस सरसों, या गन्ना प्लस आलू। तो यहाँ पर राइट आंसर चुनिए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुगर कैन और पोटैटो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो समांतर सहफसली खेती के रूप में जो एक सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है वो गन्ना और आलू का माना गया है। ठीक है, या तो चना हो, मेज हो, यहाँ पर शुगर कैन या पोटैटो। तो इन चारों में से आप लोग देख लीजिए, जो ऑप्शन में आएगा उसी पर लगाइएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का, आलू, प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या होगी? 100%, 150%, 200% या 300%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 300%। ठीक है, 300% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम फसल सघनता निकाल सकते हैं। फसल चक्र में फसलों की संख्या हो जाएगी। फसलों की संख्या कितनी थी? 3, और फसल चक्र में लगा समय, एक वर्ष का समय लगा, इंटू 100 कर देंगे तो 300% निकल कर चला आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र कौन सा है? मूंगफली, गेहूं, धान, चना, ज्वार, आलू, या बाजरा, चना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पीसीएस लेवल में पूछे जाते हैं, और टीए की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए पीसीएस लेवल तक के हमको तैयारी करके जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मूंगफली प्लस गेहूं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं मृदा को जकड़े रहती हैं, जिसके कारण मृदा का क्षरण नहीं हो पाता है। ए ऑप्शन ये राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। फसल चक्र कहलाता है, फसल सघनता कहलाएगा, या फसल स्वरूप कहलाएगा, या फसल नियंत्रण कहलाएगा? तो यहाँ पर 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सस्य स्वरूप कहलाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात जो है सस्य स्वरूप दर्शाता है या कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का, गेहूं, चना, मूंग, फसल चक्र गहनता निकालना है। फसल चक्र गहनता कितना होगा? 200%, 250%, 300%, 400%? तो फसल चक्र गहनता निकालने के लिए फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में लगा समय वर्ष में इंटू कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, तो फसलों की संख्या देख सकते हैं, 3 फसल है यहाँ पर। फसलों की संख्या 3, लगा समय 1 वर्ष इंटू 100, तो 300% निकल के आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर। 114 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। समांतर फसलों उत्पादन का उदाहरण है। तो यहाँ पे बताना समांतर फसलों उत्पादन का उदाहरण कौन सा है? गन्ना प्लस आलू, आलू प्लस सरसों, आलू प्लस मूली, या गेहूं प्लस सरसों?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समांतर फसल उत्पादन का गन्ना प्लस आलू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आलू के साथ सरसों की अंतर फसली खेती की संतुप्ति है, तो इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा, रिप्लेसमेंट क्रम में या एडिटिव क्रम में। तो यही एडिटिव क्रम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समांतर सस्यन। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, समांतर सस्यन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य बताना है। रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या होता है? तो रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य दोस्तों होता है एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाना। ठीक है, 4 फसलें उगाना और बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल के कटने से पहले बो दी जाए। यानी कि एक फसल आप बो रहे हैं तो दूसरी फसल कटने से पहले ही दूसरी फसल को बो देना, यही हमारा रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई मिश्रित खेती कहलाएगी या मिश्रित अंतर कृषि कहलाएगी या रिले सस्यन कहलाएगी या रिले सस्यन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, रिले सस्यन कहलाएगी। ठीक है, रिले सस्यन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई रिले क्रॉपिंग का सर्वोत्तम एक प्रकार का उदाहरण माना गया है, क्योंकि रिले सस्यन में पहली फसल की कटाई के पूर्व दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। ठीक है, इसी को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। यानी कि पहली फसल की कटाई के पूर्व दूसरी खड़ी फसल की बुआई कर दी जाती है, तो इसी को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब वो फसल चक्र अपनाते हैं। मक्का आलू गेहूं, मक्का आलू सूरजमुखी, ढैंचा आलू सूरजमुखी या मूंग आलू सूरजमुखी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा आलू की सर्वाधिक उपज कब प्राप्त होती है, कौन सी फसल चक्र अपनाते समय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ढैंचा आलू और सूरजमुखी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ढैंचा आलू सूरजमुखी। अगर इसको अपनाते हैं तो हमारे आलू की जो उपज है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 119 पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रदत्त समीकरण के प्रयोग से अधोलिखित में किसका अनुपात लगाया जा सकता है। ठीक है, एक सूत्र है, तो ये सूत्र बताना है किसका है, क्या चीज़ हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। विविधता सूचकांक का है या समकालिक सस्यन सूचकांक का है या बकुलित सस्यन सूचकांक का है या सस्य सघनता सूचकांक का है। तो यहाँ पर कुल फसलों की संख्या इंटू इनका अलग अलग क्षेत्रफल बटे में दिया है फसल उगने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल इंटू 100। ठीक है, तो ये किसका है, तो ये है बकुलित सस्यन सूचकांक का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं बकुलित सस्य सूचकांक बराबर कुल फसलों की संख्या इंटू उनका अलग अलग क्षेत्रफल बटे फसल उगाने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली अरहर गन्ना फसल चक्र की सघनता निकालना है। ठीक है, फसल चक्र की सघनता निकालना है 150%, 200%, 250%, 300%। तो फसल चक्र गहनता निकालने के लिए फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में लगा समय इंटू 100। ये सूत्र आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये फसल चक्र फसल सघनता निकालने पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फसलें कितनी हो जा रही हैं, 1 2 3, 3 फसलें हो जा रही हैं, 3 हो गया। वर्ष कितना लगा रहा, गन्ना है तो इसलिए 2 वर्ष हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे तो 300 भाग 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 150। ठीक है, 150% आ जाएगा। 300 भागे 2 तो 150 आ जाएगा। 150% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। उस फसल पर निशान लगाइए जिसमें क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है, मक्का, ज्वार, गन्ना या बाजरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना में क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 122 पर। क्वेश्चन नंबर 122 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है टिकाऊ फसल उत्पादन रणनीति निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करेगी ये? समन्वित पादप पोषण तत्व प्रबंधन पर ही निर्भर करेगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 123 पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। अंतर्वर्ती खेती में बताना है, अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसको कहते हैं संपूरक कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संपूरक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन उपजों में उत्पादन साधनों के प्रयोग में प्रतिस्पर्धा न होकर पारस्परिक सहयोग होता है, अर्थात एक फसल का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी फसल के उत्पादन की वृद्धि हो, उसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। ठीक है, और इस अवस्था को संपूरक उत्पादन कहते हैं। जैसे मिश्रित फसल गेहूं प्लस चना का एक प्रकार का उत्तम उदाहरण है। ठीक है, गेहूं प्लस चना ये एक प्रकार का उदाहरण है, उदाहरण भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथन को पढ़िए एवं सहफसली खेती में फसलों की संतुप्त पंक्ति अनुपात को चिन्हित कीजिए। आलू प्लस राई 2:1, आलू प्लस राई 3:1 या आलू प्लस राई 4:1 या आलू प्लस राई 5:1। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आलू प्लस राई 4:1। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आलू की प्रत्येक 4 कतारों के बाद वाली जो नाली है उसमें सरसों यानी कि राई की आलू पर मिट्टी चढ़ाने के बाद बुआई की जाती है। पानी देते समय नाली का मुंह बंद कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि 4, इसलिए 4:1 आ गया, यानी कि 4 अगर आलू की हम नालियाँ बनाए हैं उसके बाद 5वीं जो नाली है उसमें सरसों की क्रॉप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125। क्वेश्चन कह रहा है रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। रिले क्रॉपिंग का उदाहरण बताना है कौन सा? मक्का गेहूं चरी, मक्का आलू गेहूं लोबिया, धान गेहूं गन्ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मक्का आलू गेहूं लोबिया। ये एक प्रकार का रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहली फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई करना जिससे मृदा खाली न हो, उसमें दलहन फसलें सम्मिलित हो, उसी को क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण मक्का आलू गेहूं लोबिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीक सहायक से या उत्पादों के अच्छे मूल्यों से। तो टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है, किससे प्राप्त की जा सकती है? अधिक तकनीक सहायक से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 127 पर। क्वेश्चन नंबर 127 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं, फसल का चक्रीयकरण कहते हैं जिसको क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं, या आवरण फसल कहते हैं, कवर क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, या रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्रॉप रोटेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रॉप रोटेशन की परिभाषा क्या होती है कि विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को या फसल को या क्या कहते हैं? चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मिश्रित फसल की बात करेंगे तो कृषि प्रणाली का वह प्रकार जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ डेयरी हो, मछली पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, ठीक है, ये सब किया जाता है, उसको मिश्रित खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 128 पर। 128 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पेड़ या झाड़ी की हेज पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को उगाने की फसल प्रणाली को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
उद्यान पथ कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं, अंतर फसल कहते हैं, या मिश्रित अंतर फसल कहते हैं, या मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एले क्रॉपिंग के नाम से इसको जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं एले क्रॉपिंग की। पेड़ या झाड़ी की रेंज या सर्व पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को उगाने की फसल प्रणाली को क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 130 पर। क्वेश्चन 130 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है द क्रॉपिंग सिस्टम विच हैज मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, ठीक है, आपको बताना है तो कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी कि राइस और वीट, गेहूँ, इसमें चावल और गेहूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं द राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम हैज़ मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एग्री सिल्वीकल्चर, इसका तात्पर्य क्या है, यानी एग्री सिल्वीकल्चर है, इसके अंदर किसका किसका प्रयोग करते हैं। तो एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर हम क्रॉप्स का प्रयोग करते हैं और ट्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फसलों का और पेड़ों का प्रयोग किया जाता है एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और भी कुछ इससे रिलेटिव पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्री सिल्वीकल्चर हो गया, इसमें क्रॉप्स का और फॉरेस्ट क्रॉप का, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। फॉरेस्ट क्रॉप जो होता है इसको सिल्वीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछा जाता है एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम, ठीक है, एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चरल सिस्टम पूछा जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा एग्रीकल्चर क्रॉप्स आ जाएंगी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आ जाएंगी और सिल्वीकल्चर आ जाएगा। उसके बाद एग्रो साइलो पास्चुरल सिस्टम पूछा जाता है। तो इसके अंदर ये आ जाता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स आ जाती हैं, फॉरेस्ट क्रॉप्स आ जाती हैं और पास्चुरल मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम पूछा जाता है। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स आ जाती हैं, फॉरेस्ट क्रॉप आ जाते हैं और मछली उत्पादन आ जाता है, फिश प्रोडक्शन आ जाता है। तो ये सब आप याद रखेंगे कौन सा किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि एग्जामों में इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ढाल के विपरीत फसलोत्पादन की उचित विधि है फसल चक्र, पट्टीदार खेती, शुष्क खेती या इनमें से कोई नहीं। तो ढाल के विपरीत फसलोत्पादन की उचित विधि कौन सी हो जाएगी इसमें, वो हो जाएगी यहाँ पर पट्टीदार खेती, ठीक है, पट्टीदार खेती यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पूछ रहा है इंटर कल्चर किया जाता है, आपको बताना है इंटर कल्चर किया जाता है मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु, घास उखाड़ने हेतु, नमी का संरक्षण करने हेतु या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर कल्चर जो है ये मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु किया जाता है, घास उखाड़ने के लिए भी किया जाता है, नमी को संरक्षण करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट था, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशिष्टता है। तो भारतीय कृषि की विशिष्टता इसमें से बताना है मौसमी वर्ष की निर्भरता या नगदी फसलों के उत्पादन या भूमि जोत का समान वितरण या अधिक पूंजी निवेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि मौसमी वर्षा की निर्भरता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से निम्न में से मौसमी वर्षा की निर्भरता भारतीय मौसम की विशिष्टता है, जैसे कृषि पर जनसंख्या का दबाव, जानवरों का महत्व, विभिन्न प्रकार की फसलें, खाद्य फसलों की प्रधानता या जीविका कृषि। ठीक है, ये सब भारतीय कृषि के अन्य विशिष्टता हैं। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है क्रॉप रोटेशन के संबंध में
इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है, बताना कौन सा इसमें से बयान जो है वो सही नहीं है। एक दल के बाद द्विदल लगाना, ठीक है, यानी कि एक दलहनी वाली एक लेग्यूम वाली फसल लगाने के बाद दूसरी दलहनी वाली फसल लगाना। दूसरा ऑप्शन है तरकारी के लिए जो संभावित कीटनाशक का उपयोग हो वह प्रतिरोधी होना चाहिए। सी ऑप्शन है यहाँ पर धीमी फीडर के बाद भारी फीडर को लगाना। डी ऑप्शन है गहराई तक जाने वाली जड़ों वाली फसलों के बाद उसी विधि में फसलें उगानी चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट, इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी दलहनी फसलों के बाद द्विदल यानी नॉन लेग्यूम वाली फसलें लगाना, लेग्यूम क्रॉप के बाद नॉन लेग्यूम वाली क्रॉप लगाना, ये लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तरकारी के लिए संभाग कीटनाशकों के उपयोग हो तथा प्रतिरोधी होना चाहिए, ये भी ठीक है। और यहाँ पे धीमी फीडर के बाद भारी फीडर वाली फसलें लगाना, ये तीनों सही था। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि गहराई तक जाने वाली जड़ों वाली फसल के बाद उसी विधि की फसल उगानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित बयानों पर ध्यान दीजिए। अभिचालित शस्य उत्पादन अंतर्निहित है, इसमें से बताना है कौन सा अभिचालित शस्य उत्पादन अंतर्निहित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रथम फसल के परिपक्व होने के बाद ही द्वितीय फसल को बोना चाहिए, वह भी फसल की कटाई नज़दीक आने के बाद ही बोना चाहिए। दूसरा देखते हैं, ऐसी स्थिति जहां दो या दो से अधिक पूरे निवेश में अवकाशिक एंड्रिएशन के साथ जगह बना लेते हैं। तीसरा है उपरोक्त दोनों बयानों के साथ किसी भी तरह की स्पर्धा न करते हुए दो फसलों के जीवता अवधि के एक भाग को अतिव्यापन करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद एक देखेंगे यहाँ पर है, 1 और 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सेकंड वाला ये इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खेती जो है यानी कि इंडियन फार्मिंग सिस्टम जो है कैसा बन गया है। तो ये बन गया है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। ठीक है, तकनीकी उन्मुख बन गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है एक किसान अपने खेत में इच्छुक कपास गेहूं का प्रयोग करता है तो उसके अपने खेत में फसल घनत्व की तीव्रता होगी 100%, 150, 200 या 300। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 300%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 166। क्वेश्चन कह रहा है आजकल की अनुवर्ती फसल है। आजकल की अनुवर्ती फसल कौन सी है इसमें से बताना है। गाय मटर, चना दाल, तूर दाल या मटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गाय, काउपी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काउपी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन कह रहा है संरक्षण कृषि ज़्यादातर किस पर निर्भर करती है। तो संरक्षण कृषि ज़्यादातर निर्भर रहती है, किस पर निर्भर रहती है ये आपको बताना है। न्यूनतम मशीन, जमीन की बाधा, ये एकदम राइट है। जमीन का अवशेषों से आच्छादन, ये भी सही है। उसके बाद फसल विविधता, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है ग्रेडेड बेंच टेरेसिंग किस भू ढलान के लिए अनुमोदित है। 0 से 10%, 10 से 15%, 16 से 33% या 33% से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 16 से 33%। सीढ़ीनुमा खेती जो होती है
इसका प्रयोग हम 16 से लेकर 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में होती हैं। पहाड़ी और असमतल क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के लिए ब्रेंच उत्तल का निर्माण आवश्यक होता है। ठीक है, तो 16 से 33% आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इफ द टोटल नेट कल्टिवेटेड एरिया 9 हेक्टेयर एंड द टोटल क्रॉपेड एरिया 18 हेक्टेयर। ठीक है, तो 50% आएगा, 200%, 150 या 150%। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालना है तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने का। टोटल क्रॉपेड एरिया फिर नेट कल्टीवेशन एरिया इंटू 100 कर देंगे, 18/9 इंटू 100, 200% आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें घटाया जाएगा तो 135 यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं 200% इसका राइट आंसर आ जाएगा निकल कर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन सा है? धान, गेहूं, बाजरा, गेहूं, मक्का, सरसों या ज्वार, चना। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र बताना है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान, गेहूं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इन दोनों का फसल चक्र गहनता निकालें तो 200% आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। फिर देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्र का एक उदाहरण है। अंतर फसली का है, समांतर फसली का, रिले फसली का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह एक प्रकार का रिले फसली का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? ठीक है, अगर अरहर और गेहूं की फसल चक्र के लिए तो अरहर की वैरायटी बताना है कौन सी सबसे उपयुक्त रहती है, T7, T17, बहार या उपास 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास 120। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरहर की कुछ अन्य किस्में वो आती हैं जैसे टाइप 7 है, शारदा है, मुक्ता है, लक्ष्मी है, बहार है, बसंत है, पूजा 2002 है, ICPH 2673। ये सब किसकी किस्में हैं? ये सब अरहर की किस्में हैं। ठीक है, तो इन सबको भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। कौन सा एक रिले सस्यन का उदाहरण है? धान गेहूँ, सोयाबीन गेहूँ, मक्का गेहूँ या मक्का आलू कद्दू वर्गीय सब्जियां। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मक्का कद्दू वर्गीय सब्जियां। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि रिले सस्यन का उदाहरण मक्का आलू कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत एक फसल के काटने से थोड़ा पहले दूसरी फसल को बुआई कर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 3 से 4 फसलों को उगाते हैं जिसमें खेत कभी क्या रहता है, खाली नहीं रहता है। ठीक है, हमेशा खेत जो है बिजी रहता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सहफसली खेती का उनकी सहफसलों पर लाभदायक प्रभाव रहता है? ऑप्शन देखेंगे, शरदकालीन गन्ना प्लस सरसों, शरदकालीन गन्ना प्लस चना, शरदकालीन गन्ना प्लस गेहूँ, शरदकालीन गन्ना प्लस गेहूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शरदकालीन गन्ना प्लस चना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सघन कृषि के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है अधिक मृदा, अधिक पूंजी तथा अधिक भूमि पूंजी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, पूंजी की जरूरत पड़ती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जमीन को अधिक परिश्रम की, पूंजी की, उर्वरकता की, कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। तो यहाँ पर पूंजी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लीसा संबंधित है, बताना लीसा किससे संबंधित है? अकार्बनिक खेती से, कार्बनिक खेती से, उपरोक्त दोनों में से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लीसा का जो संबंध है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक कृषि पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम सतत कृषि करते हैं। ठीक है, लीसा का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी उत्पादन
एवं घरेलू पशुओं की देखभाल के साथ साथ प्रबंधन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं, सिल्वी पेस्टोरल कहते हैं, या एग्री सिल्वीकल्चर या एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि सिल्वी पेस्टोरल कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण द्वारा किसकी गणना की जा सकती है? तो इस समीकरण द्वारा बताना है किसकी गणना कर सकते हैं। समीकरण है हार्वेस्ट डाइवर्सिटी इंडेक्स इंटू 10,000 बटे मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स। तो इससे जो हम गणना करते हैं वो गणना करते हैं, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साइमल्टेनियम क्रॉपिंग इंडेक्स का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है साइमल्टेनियम क्रॉपिंग इंडेक्स। ठीक है, तो हार्वेस्ट डाइवर्सिटी इंडेक्स इंटू 10,000 मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स। ठीक है, तो इससे हम गणना करते हैं साइमल्टेनियम क्रॉपिंग इंडेक्स का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। निम्नलिखित फसलों में लंबे दिन वाली कौन सी है? इसमें से बताना है लंबे दिन वाली फसल कौन सी है। धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि गेहूं। ठीक है, गेहूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से लंबे दिन वाली जो फसल है वो गेहूं है। मोटे तैयार पर जिन फसलों की बुआई रबी में की जाती है उसे हम लॉन्ग डे प्लांट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें गेहूं जो है आ जाएगा और 60 डे प्लांट के अंदर धान याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्रॉप प्रोडक्शन रिलेटेड है किससे? तो ये रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फसल कटाई सूचकांक अनुपात है। तो फसल कटाई सूचकांक का अनुपात है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक उत्पाद या जीव विज्ञानी उत्पाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इकोनॉमिक इल्ड बटे बायोलॉजिकल इल्ड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वेस्ट इंडेक्स का यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर इकोनॉमिक इल्ड बटे बायोलॉजिकल इल्ड इनटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हार्वेस्ट इंडेक्स निकल कर। फसल कटाई सूचकांक डोनाल्ड ने दिया था। ठीक है, वैज्ञानिक पूछ सकता है किसके द्वारा दिया गया था, तो डोनाल्ड के द्वारा ये दिया गया था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे फसल कटाई सूचकांक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? डोनाल्ड के द्वारा, हार्लन के द्वारा, लेविन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फसल कटाई सूचकांक अगर निकालना है आर्थिक उत्पादन यानी कि दाना बटे लिखेंगे जीव विज्ञानी उत्पाद यानी कि दाना प्लस भूसा इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये फसल कटाई सूचकांक निकल आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे अनाजों में फसल कटाई सूचकांक है। अनाजों में फसल कटाई सूचकांक कितना है? 0.4 से लेकर 0.5, 0.2 से लेकर 0.3, 0.1 से लेकर 0.5 या 0.6 से लेकर 0.8। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, 0.4 से लेकर 0.5। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनाजों का अगर राइस का पूछे तो 0.5 याद रखेंगे, वीट का पूछे गेहूं का 0.4, दाल का पूछे तो 0.3, या तिलहनी क्रॉप्स का पूछे, ऑयल क्रॉप का पूछे 0.3 और शुगर कैन का पूछे तो 0.27। ठीक है, ये सब डाटा आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति शब्द को बनाने वाले कौन थे? ठीक है, या हरित क्रांति शब्द देने वाले कौन थे? तो उनका नाम बताना है। विलियम गॉड है, एम स्वामीनाथन, मॉर्गन या ग्रीस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम गॉड। इनके द्वारा हरित क्रांति का शब्द दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की हरित क्रांति कौन है? तो भारत की हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत सन आपको याद रखना 1966-67। ठीक है, और यहाँ पर सफ़ेद क्रांति के जनक जो हैं ये वर्गीज कुरियन हैं और पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक बोरलॉग हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है खाद्यान्न वर्ग की फसलों में
फूल आने के समय वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। परिमिति वृद्धि कहते हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के समय वृद्धि में रुकावट को परिमिति वृद्धि के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। फसल की किस अवस्था पर प्रकाश, नमी, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? यहाँ पर नहीं पूछा है। गांठ बनने की अवस्था पर, पौधों की अवस्था पर, दाना बनने की अवस्था या परिपक्वता के पूर्ण की अवस्था पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पौध अवस्था पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पौध अवस्था में फसलों की जड़ों, तना, पत्तियों का विकास कम हुआ होता है, जिससे ये कम पोषक तत्वों की उपस्थिति में ही अपना जैविक क्रियाओं को पूर्ण कर लेती हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल एक दूसरे टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, काफ़ी हार्ड टॉपिक था क्योंकि इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस वीडियो को, दोनों वीडियो को पूरी बढ़िया से तैयार करके आप लोग परीक्षा में जाइए, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक का नाम आप लोगों को पता था, फसल चक्र और सिद्धांत, फसल पद्धतियाँ और फसल प्रणालियाँ। ये 2 वीडियो में है, दोनों लेक्चर आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।